हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर है। ओके, हमने पुराने वाले वीडियो में हमने स्टेमन पढ़ लिया था, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। पोलन ग्रेन को नहीं पढ़ा था, तो अभी हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे और आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पिस्टल और मेगास्पोरेंजियम कैसे फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पोलन ग्रेन पढ़ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गेमेटोफाइट को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। मेल गेमेटोफाइट जो होता है उसको ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं फ्लावर के अंदर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गेमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब अंडा आकार के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, इनका अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं ये, इतना इनका साइज होता है। ठीक है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। अच्छा, ये तो बात हो गई वो कैसा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का दो लेयर्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स के पास दो लेयर्स होते हैं, एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन होता है। ठीक है, एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होता है। ओके, ये स्पोरोपोलोनिन से बना होता है, मेड ऑफ स्पोरोपोलोनिन। ठीक है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है अभी तक जाना गया। ये विथस्टैंड कर सकता है हाइयर टेम्परेचर्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, एल्काइली को, इस सारी चीज़ों को झेल सकता है। कोई भी एंजाइम आज तक पैदा नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलोनिन की को डिग्रेड कर सके, इसको तोड़ सके। पोलन ग्रेन एक्साइन में प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर्स, जहाँ पर स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट होता है। इस लाइन का क्या करने का मतलब है? देखिए, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गेमेटोफाइट है। अगर स्पोरोपोलिन इतना ताकतवर, अगर वो हर जगह होगा पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिन एक्साइन के लेयर में, तो फिर मेल गेमेटोफाइट बाहर कैसे आएगा? है ना, स्टिग्मा के ऊपर जब वो जाएगा पोलन ग्रेन, तो उसके अंदर से जब मेल गेमेटोफाइट बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो कैसे होगा? इसीलिए कुछ कुछ जगह पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो छोटा रास्ता रहता है, जो मेल गेमेटोफाइट है वो अंदर से बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है। ठीक है, एक्साइन समझ में आया कि भाई एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट मटेरियल जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्काली, सब कुछ कोई कुछ नहीं इसका कर सकता है। पोलन ग्रेन का जो एक्साइन की जो लेयर होती है उसमें जो स्पोरोपोलिन होता है वो कुछ अपर्चर्स पे नहीं होगा, ताकि मेल गेमेटोफाइट को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। एक्साइन समझ में आया। चलिए अब मूव करते हैं इंटाइन की तरफ, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। देखिए, ये थिन होती है, पतली लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, मतलब इसमें कहीं भी गैप नहीं होता है। ये सेलुलोस और पेक्टिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है इंटाइन? सेलुलोस और पेक्टिन से बनी हुई है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? इंटाइन समझ में आ रहा है, एक्साइन समझ में आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई, अब मान के चलो पोलन मेच्योर हो गया। मेच्योरिटी के स्टेज में जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी के समय जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल्स होते हैं। ओके, वेजिटेटिव सेल की बात करें तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है, बिगर होता है। उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। ये तीन फीचर्स आप याद कर लो। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में कौन कौन से फीचर्स है? बहुत, ये बड़ा है, पहली बात, बिगर है, ये इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और ये लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है इसके पास। ठीक है, अब बात करते हैं जनरेटिव सेल का। ठीक है, ये स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। देखिए, ये जो है ना जनरेटिव सेल बेसिकली फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में तैरता रहता है। ये स्पिंडल शेप का होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो जनरेटिव सेल होता है ना, एक और चीज़ बता दूं आपको, यही मेल गेमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। जनरेटिव सेल नाम से पता चल रहा है जनरेट करेगा कुछ, यही मेल गेमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। कैसे करेगा देखते हैं।
ठीक है, एक और लाइन आ रही है कि भाई 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। ओके, क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है भैया, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दो सेल स्टेज पे शेड कर जाता है। शेड करना मतलब जो मेल फ्लावर है उससे उसको छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए दो सेल स्टेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है भाई। देखिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो सेल स्टेज का मतलब क्या, जैसे ही पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आया, ठीक है, वैसे ही वो शेड कर गए, वो अपने जो मेल फ्लावर है वहां से पोलन ग्रेन वहां से निकल चुका है। ठीक है, जैसे जनरेटिव वेजिटेटिव अभी मेल गैमेटोफाइट नहीं आया, अभी जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल आया पोलन ग्रेन के अंदर, उतने ही उसी टाइम में जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल फ्लावर से निकल चुका है। अब वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो जहाँ पर जर्म पोर्स थे एग्जाम के लेयर में, वहां से मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, वहां से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अभी तो मेल गैमेटोफाइट बना है नहीं, अभी तो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है। अब जैसे ही वो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, ठीक है, तो वहां पर जैसे लैंड करेगा तो उसके बाद जो उसके अंदर जनरेटिव सेल होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा और राइज करेगा, दो मेल गैमेट वहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, स्टिग्मा में होगा। ओके, तो इतना समझ में आया कि दो सेल स्टेज पे शेड करने का मतलब क्या है। जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जैसे ही पोलन ग्रेन के अंदर आ जाएगा वैसे ही वो वहां से निकल जाएगा, कहाँ से, मेल फ्लावर से वो निकल जाएगा, फीमेल की तलाश में चला जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म्स में ये केस होता है। रिमेनिंग स्पीशीज के अंदर क्या होता है, जो 40% के स्पीशीज हो वहाँ पर जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली, जो राइज करता है दो मेल गैमेट्स को बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। ठीक है, मतलब और 40% फ्लावर्स में क्या होता है कि भैया जब मेल फ्लावर के अंदर ही 3 सेल स्टेज हो जाता है, मतलब जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है, दो मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ पर, मेल फ्लावर के अंदर ही हो गया। अब वहां से वो लेके जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर और स्टिग्मा में वो अंदर चला जाएगा, वेरी सिंपल। अब मेल जो गैमेटोफाइट है, सॉरी, ये जो मतलब मेल गैमेट्स जो फॉर्म हुए हैं, जो मेल गैमेट्स हैं वो जहाँ पर जर्म पोर्स होते हैं ना एग्जाम के लेयर में, वहां से बाहर निकल सकते हैं। समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइन थी ये, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना बहुत सारे स्पीशीज में, जैसे कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये कुछ एलर्जीज कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल डिजीज कॉज कर सकते हैं कुछ लोगों में, और इससे मतलब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब। ठीक है, ये समझ में आया। एग्जाम्पल आप याद रखिए, ये सब एग्जाम में आ सकता है। पार्थेनियम है या फिर कैरेट ग्रास है, ये क्या करता है, ये एलर्जी कॉज करता है और ब्रोंकियल डिजीज कॉज करता है कुछ लोगों में, जिससे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसको यूज़ किया जाता है पोलन टैबलेट्स के फॉर्म में एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, अब अभी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, वाइबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वाइबिलिटी क्या होता है, देखिए वाइबिलिटी मतलब एक पोलन ग्रेन जैसे ही निकला, ठीक है, अब वो कितने दिन तक मतलब कितने दिन तक रिप्रोडक्शन कर पाएगा, मतलब वो वाइबल कितने दिन तक है, कहीं वो ताज़ा तो है ना, सड़ गया तो नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। पोलन ग्रेन रिलीज हो गया मेल फ्लावर से, अब मान के चलो सालों निकल गए, वो अभी तक स्टिग्मा पे पहुंचा ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, इसकी वाइबिलिटी लूज हो गई है, मतलब वो अभी नहीं कर सकता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, वाइबिलिटी इसको कह रहे हैं। वाइबिलिटी जो होती है पोलन ग्रेन की वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, स्पीशीज टू स्पीशीज अलग अलग हो सकती है। कुछ सीरियल्स के अंदर जैसे कि राइस, चावल हो गया, वीट हो गया, ठीक है, जहाँ पर पोलन ग्रेन वाइबिलिटी लूज कर देता है, 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी लूज कर देता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ मेल फ्लावर से 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, 30 मिनट के अंदर नहीं होगा तो पोलन ग्रेन वेस्टेड। ठीक है, और कुछ जो रोजेसी फैमिली के होते हैं, रोज जैसे रोज हो गया, लेग्यूमिनेसी, ये ठीक है, सोलेनेसी, ये सब जितनी भी फैमिलीज होती हैं ना, ये सब के जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये मेंटेन करते हैं अपनी वाइबिलिटी मंथ्स तक, कुछ महीनों तक इनकी वाइबिलिटी रहती है। मतलब ये प्लांट से निकलेंगे,
और 1 महीने तक अगर कुछ नहीं होता है, मतलब 1 महीने के अंदर इतना समय होता है कि कुछ हो जाए, किसी प्लांट फीमेल फ्लावर के पास चले जाए और रिप्रोडक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, अगर नहीं हुआ 1 महीने के बाद वायबिलिटी लूज कर जाते हैं। मंथ्स बोला तो 2 महीने तक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन जो होता है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज में, ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है लार्ज नंबर में स्पीशीज के स्टोर किए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज के लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। कौन से टेम्परेचर में? -96 डिग्री सेल्सियस। -96 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं? हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसको हम पोलन बैंक्स बोलते हैं। देखिए आपको पोलन ग्रेन पूरा समझ में आया, ठीक है, पोलन ग्रेन आपको समझ में आया पूरा, ओके वेरी गुड। अब पोलन ग्रेन आपको समझ में आ गया, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक की तरफ। किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक की तरफ। मतलब पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम की हम बात कर रहे हैं और एम्ब्रियो सैक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब देखो क्या आता है। जो गायनोएशियम होता है, गायनोएशियम वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गायनोएशियम, ठीक है। ग्रुप में है तो गायनोएशियम मतलब, ठीक है। और अगर उसको कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो गायनोएशियम होता है ना, ठीक है, जो गायनोएशियम होगा अगर उसके अंदर सिंगल कार्पेल है, अगर गायनोएशियम के अंदर सिंगल कार्पेल है, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कह रहे हैं, अगर गायनोएशियम के अंदर सिंगल कार्पेल है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर उसमें एक से ज़्यादा कार्पेल है तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अगर, ठीक है, अगर मल्टी कार्पेलरी है और वो फ्यूज्ड है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो कार्पेल है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्यूज्ड है। बहुत सारे कार्पस तो हैं, तो मल्टी कार्पेलरी तो है ही, साथ में वो फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलेंगे? सिंकार्पस। और फ्री हैं मतलब अलग अलग हैं। जो कार्पेल है बहुत सारे तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो समझ लीजिए वापस। जो गायनोएशियम होता है उसके अंदर अगर उसके अंदर सिंगल पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल यानी कार्पेल एक ही बात है, पिस्टिल कार्पेल एक ही होता है। गायनोएशियम के अंदर अगर एक ही पिस्टिल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर 2 पिस्टिल है या फिर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर मल्टी कार्पेलरी है मतलब बहुत सारे पिस्टिल हैं, अगर वो फ्यूज्ड है, साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सिंकार्पस बोलेंगे। अगर वो फ्यूज नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस। इतना समझ में आया आपको? ओके। अब एग्जाम्पल भी दिया हुआ है भैया कि मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, मल्टी कार्पेलरी और सिंकार्पस मतलब मल्टी बहुत सारे पिस्टिल हैं और सिंकार्पस मतलब फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो एग्जाम्पल क्या है? पापावर, ठीक है, एग्जाम्पल है, डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? मिशेलिया, ओके, मिशेलिया। देखिए हर पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको ज़रूर पता होगा। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओके। हर पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसे हम लोक्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स अराइज करते हैं प्लेजेंटा से, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया अराइज करते हैं प्लेजेंटा से, ओके। जो प्लेजेंटा होता है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर जो प्लेजेंटा है वो लोकेटेड होता है। तो अब देखते हैं भैया कि जो अब प्लेजेंटा से अराइज करता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या है? ये आपके ओव्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखिए मेगास्पोरेंजिया अराइज हुआ प्लेजेंटा से, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं एक ओवरी में वो 1 हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं भैया। बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया भी हो सकते हैं, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया भी हो सकता है। अगर सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है
तो बहुत सारे कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो वीट में देखने को मिलता है, मैंगो में देखने को मिलता है, पैडी में देखने को मिलता है। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए जिसमें सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है। अगर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो पपाया है एग्जाम्पल, वाटरमेलन है, ऑर्चिड्स है। ओके, समझ में आया? ओके, तो चलिए गाइस अभी हम शुरू करते हैं ओवल के बारे में। अगर अभी हम डिटेल में समझें कि ओवल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या ओवल होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओवल बोल रहे हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम एक ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए डायग्राम, ये क्या है? ये एक ओवल का डायग्राम है, सिंपल से समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये जो आप बाहर की जो 2 वॉल्स देख रहे हैं ना, 2 वॉल्स जो लेयर है जो 2, उसे हम वो इंटीग्यूमेंट्स के लेयर है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट लेयर है। ओके, ये 2 लेयर है, आपको इतना समझ में आया? ओके, अभी ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, जहाँ पर नीचे खाली स्पेस है, ठीक है, जहाँ से क्या करेगा, कौन एंटर करेगा? माइक्रोपाइल में से कौन एंटर करेगा? इसमें से एंटर करेगा मेल गैमेट, अंदर जाएगा तब ना फ्यूजन होगा। तो जो माइक्रोपाइल है वो गैप है, वो थोड़ी सी फ्री स्पेस है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ओके, अभी जो पूरा का पूरा जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पूरा जो ओव्यूल है, वो किससे कनेक्ट है? ये किससे कनेक्ट है? ये फनिकल से कनेक्ट है, फनिकल से। और ये जो पोर्शन है जहाँ पर फनिकल बेसिकली ओव्यूल फॉर्म कर रहा है, उसको हम हिलम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो एरिया है हिलम बोल रहे हैं। और ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एकदम इधर एरिया में चलाजा है। ये चलाजा क्या है? ये बेसल पार्ट है, ओव्यूल का बेसल पार्ट है। बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो ओवरी है ना, इसको हम लोगों ने टेढ़ा करके देख लिया। जो डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा सीधा डायग्राम है, ठीक है। या फिर वो मेरे को अच्छे से नहीं पता था ये वाला मतलब कैसे टेढ़ा होता है कि सीधा होता है, पर जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है उसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। और आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया तो वो वाला डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये एम्ब्रियो सैक है, ओके। न्यूक्लियस ये है, सॉरी न्यूक्लियस है ये। अब आप खुद आप देख रहे होगे कि एम्ब्रियो के आजू बाजू इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये कौन सा सेल्स है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, इसके अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, किसको प्रोवाइड करने के लिए? एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करने के लिए। वेरी सिंपल, ओके। इसके बीच में क्या है? एम्ब्रियो सैक है। तो ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस है, 2 इंटीग्यूमेंट्स के लेयर है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, उसके जस्ट अपोजिट चलासा होता है, फिर हिलम है, फिर उसके बाद फनिकल है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ओके। हम अगले वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।